हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे। देखो, बॉम्बे में ब्रिटिश का सेटलमेंट कैसे हुआ इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो अब पहले ना कि टॉपिक को देखो क्या लिखा हुआ, ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? बॉम्बे में, बॉम्बे जो प्लेस है, इस प्लेस पे ब्रिटिश आके कैसे बस गए, ये जो बसने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं अपन सेटलमेंट। जैसे देखो, बॉम्बे पहले ना 7 आइलैंड हुआ करता था। ये 7 आइलैंड हुआ करता था बॉम्बे, ठीक है। ये रफली मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये 7 आइलैंड से आज जो बॉम्बे आपको दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है। ये जो बॉम्बे दिख रहा है ना आपको, टू बी एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। तो ये जो बीच बीच में आप पानी वाला एरिया देख रहे हो ना, इसको भरा गया है, इसको फिल करा गया, रिक्लेम करा गया। यहाँ पे लैंड रिक्लेम करा गया है। ये सब एरिया में जो आप देख रहे हो, ये पूरा लैंड को रिक्लेम करा गया है बॉम्बे में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है, इसमें ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी मैं बताऊंगा। खैर, बैक टू टॉपिक। तो ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे, इसका मतलब हुआ कि इस देखो, ये प्लेस पे ब्रिटिश लोग आए और यहाँ पे जो बस गए, इस प्रोसेस को, ये जो बसे हैं, इसी प्रोसेस को बोलेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे। तो बॉम्बे में कैसे ब्रिटिश का सेटलमेंट हुआ, इसकी कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, पेंटिंग है, आप इसको देख सकते हो। समंदर के किनारे किस तरह से ब्रिटिश आके बसे, उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो। चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, आप थोड़ा देखोगे। हिस्टोरिकल चीज़ जब पढ़ते हो ना, पिक्चर्स के साथ आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है मेरे हिसाब से। बात बाकी है, आप अपना देख लो। मुझे ना क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखो, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर भाई ये एरिया में कैसे लैंड को फील करा गया। आज जो हम बॉम्बे देख रहे हैं ऐसा देख रहे हैं, पूरा फिल है ये एरिया, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2.2 करोड़ पॉपुलेशन है। ये कैसे हो पाया भाई? कैसे यहाँ पर लैंड रिफिल हुआ, लैंड को रिक्लेम कैसे करा? तो मन में सवाल है। आप जाके यूट्यूब पे पढ़ो, बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, देखो कि आखिर किस तरह से बॉम्बे ऐसा बना, है ना। खैर, इस तरह से जब क्वेश्चंस करोगे तो पढ़ने में मन लगेगा। ये देखो, बॉम्बे, बॉम्बे का ये लोकेशन है। बॉम्बे कहाँ पे है ये देख लो आप। थोड़ा देखो, पहले ये मालाबार हिल से ये पिक्चर्स लिया गया है। देखो अभी कैसा दिखता है, पहले कैसा था, देखो। ये देख रहे हो 7 आइलैंड से ये सब एरिया में देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया देख रहे हो आप, इसमें लैंड रिक्लेम करा गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब यूट्यूब पे पढ़ो। इस पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे ना, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, यहाँ देखने वाले हम लोग ब्रिटिश सेटलमेंट इन बॉम्बे। देखो, ब्रिटिश का जो सेटलमेंट बॉम्बे में, इसको, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो ब्रिटिश, ये आप देख रहे हो 7 आइलैंड पे आके कैसे बसे, इस प्लेस पे कैसे आके बसे, इसकी पूरी कहानी देखेंगे। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे पहले पोर्तुगीज़ लोग रहते थे। पोर्तुगीज़ लोग ने ये किससे लिया था? सुल्तान ऑफ गुजरात से, है ना। सुल्तान ऑफ गुजरात किसके अंदर आते थे? मुगल एम्पायर के अंदर आते थे। तो ये कैसे ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके बसे, ये अपने आप में एक कहानी। ये 7 आइलैंड पे आके कैसे बचे, तो ये हम लोग पहला पार्ट में पढ़ेंगे, सेटलमेंट स्टोरी। दूसरा, जब ब्रिटिश यहाँ पे आके बस गए भाई, ये 7 आइलैंड पे आके जब बस गए ये लोग, तो फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था। उसके बाद जब यहाँ पे बसे तो यहाँ पे लोग रहने लगे, उनके साथ बहुत सारा क्राइम भी बढ़ने लगा। तो फिर जुडिशियल सिस्टम कैसा था, यहाँ पे लोगों को न्याय कैसे मिलता था, जस्टिस कैसे मिलता था, लॉज क्या क्या होता था उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे थर्ड वाले पार्ट में। देखो, ऐसे भी आप क्या पढ़ रहे हो, लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना। लीगल हिस्ट्री में अपन क्या देखते हैं? जुडिशियल सिस्टम के बारे में। जुडिशियल सिस्टम, हिस्ट्री मीन्स पास्ट। पास्ट में जो कोई घटना घटती है, पास्ट इवेंट का स्टडी करते हैं हम लोग हिस्ट्री में। तो लीगल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई? जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट सिस्टम। ये कोर्ट का जो कहानी है, कोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां भी ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा? लॉ एंड जस्टिस पे। इसीलिए देखो, इन सब पार्ट में सेटलमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, यहां से आना है ये। अच्छा, यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम
इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ 3 फेज में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम लोगों का फोकस ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज पे रहेगा। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले सेटलमेंट की कहानी, फिर यहां पे जब ब्रिटिश जाके बसे तो क्या कहानी था, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन आप जब यहां देखोगे ना अभी तो क्लियर होगा। खैर, ये बहुत अच्छा टाइमलाइन है हिस्ट्री को समझने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका हिस्ट्री। देखो कैसे, आपको याद होगा जो ये ब्रिटिश लोग अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका सेटलमेंट अपन पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था चार्टर ऑफ 1600 से। ये अपने आप को सबको पता है हम लोगों को। फिर उसके बाद जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया तो सूरत में ये लोग आए ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे पहला परमानेंट फैक्ट्री और यहाँ पे सेटलमेंट इस्टेब्लिश किए। ठीक है, उसके बाद मद्रास में सेटलमेंट इस्टेब्लिश हुआ 1639 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे। और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट कहाँ करते हैं ये लोग सेटलमेंट इस्टेब्लिश, 1669 में बॉम्बे में, जिसका कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले। तो आप ये 3 तो पढ़ ही चुके हो। देखो सूरत में आपने देखा था यहाँ का जुडिशियल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू मद्रास। आज जब आप ये दोनों तो पढ़ के आ चुके हो, आज जब बॉम्बे का जुडिशियल सिस्टम पढ़ोगे ना, आपको यहाँ भी डिफरेंट लगेगा। देखना, बॉम्बे में ब्रिटिश आएंगे, यहाँ पे बसेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, फिर यहाँ पे जस्टिस किया जाएगा। तो जुडिशियल सिस्टम जो होगा, आपको लगेगा यार मद्रास में कुछ दूसरे तरीके से जस्टिस हो रहा था, सूरत में दूसरे तरीके से जस्टिस हो रहा था, बॉम्बे में डिफरेंट टाइप से हो रहा है। फिर कलकत्ता की जब कहानी कल पढ़ोगे आप, तो वहां भी आपको डिफरेंट टाइप से जस्टिस होता दिखेगा। तो इन सारी जगह पे जब जब ब्रिटिश जाके बसे और वहां पे जो जस्टिस सिस्टम था वो डिफरेंट था। लेकिन 1726 में एक चार्टर आता है, चार्टर ऑफ 1726। इससे क्या करा जाता है, ऑल प्रेसिडेंसी में, हर एक प्रेसिडेंसी में क्या करा जाता है, मेयर कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब देखो हर एक प्रेसिडेंसी में सेम कोर्ट होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, मद्रास में से पहले ही हो गया था। खैर, लेकिन चार्टर ऑफ 1726 से हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में अब से क्या होगा, सेम जुडिशियल सिस्टम, डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा। इसलिए चार्टर ऑफ 1726 इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले की जो भी कहानी है, आपने उसको आपके बुक में क्या टॉपिक होगा या आपके सिलेबस में, अर्ली ब्रिटिश अर्ली सेटलमेंट या सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश, ऐसे करके कुछ होगा टॉपिक, जिसमें कि आप 3-4 सेटलमेंट पढ़ते हो, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से ब्रिटिश का सेटलमेंट होता है, अर्ली सेटलमेंट, और डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम होता है। लेकिन 1726 के बाद इन सारे जगह पे डिफरेंट नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा भाई, सेम जुडिशियल सिस्टम। आई होप इस टाइमलाइन से आपको एक छोटा सा पिक्चर दिमाग में तो जरूर बना होगा कि क्या चल रहा है, कैसे ब्रिटिश आके बस रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, चीज़ें क्लियरिटी मिल रही होगी आपको। लीगल हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम, जस्ट मैंने बताया जुडिशियल सिस्टम, जैसे कि लीगल सिस्टम का क्या मतलब है भाई, कोर्ट, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसी को बोलते हैं अपन लीगल सिस्टम। तो ब्रिटिश के सेटलमेंट जब हो जाता है बॉम्बे में, तो उसके बाद देखना जुडिशियल सिस्टम, लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो लीगल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम कैसे यहाँ पे इवॉल्व होता है, 3 फेज में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखो, एक यहाँ पे ना 2 कहानी है, सूरत का और एक बॉम्बे का। आपको याद होगा 1613 में सूरत में ब्रिटिश का सेटलमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ पे क्या सीन रहता है, यहाँ पे सूरत में हेड कौन रहता है, गवर्नर और उसके काउंसिल। तो गवर्नर जो होता है ये एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है, अब प्लस जुडिशियल हेड भी होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और बॉम्बे जब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होता है, यहाँ पे सेटलमेंट होता है बॉम्बे में, तो बॉम्बे को सूरत के अंडर रखा जाता है। ठीक है, तो सूरत के अंडर आ गया बॉम्बे, और जो गवर्नर थे यहाँ पे देखो, ये जो गवर्नर थे, तो अब इनके अंदर आ गया बॉम्बे, तो ये काइंड ऑफ हेड हो जाएंगे किसके किसके भाई, सूरत के भी और बॉम्बे के भी। ऐसा नहीं था कि अच्छा
ये तो हेड हो गए गवर्नर, जो सूरत के गवर्नर वही हेड हो गए बॉम्बे के भी और सूरत के भी। लेकिन देखो ये तो डेली जा नहीं सकते हैं बॉम्बे, सूरत से बॉम्बे दूर है। तो क्या सीन था? तो सीन ये था कि बॉम्बे में एक डिप्टी कलेक्टर बना दो भैया, जो बॉम्बे में ही रहेगा, वहाँ पे काम देखेगा। लेकिन एट द एंड बॉम्बे किसके कंट्रोल में था? तो सूरत प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में था, और सूरत प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसके काउंसिल के कंट्रोल में था। या आप प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। तो हेड ऑफ द बॉम्बे कौन हो गया भाई? गवर्नर एंड हिज काउंसिल, सूरत में जो बैठा हुआ है। अच्छा, ये काम कब तक चलता है? 1687 तक। 87 में क्या होता है, ये जो हेड क्वार्टर, ये सूरत देख रहे हो ना आप, ये जो हेड क्वार्टर सूरत में था, ये ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है? बॉम्बे। सिक्सटीन एट्टी सेवन, ठीक है। तो अब ये जो सूरत अब उल्टा हो गया, अब सूरत बॉम्बे के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको बेसिक चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पिक्चर। तो अब हम लोग चलते हैं सेटलमेंट स्टोरी पे। कहाँ चल रहे हैं हम लोग भाई? सेटलमेंट स्टोरी। ब्रिटिश का सेटलमेंट कैसे हुआ बॉम्बे में, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं बॉम्बे है कहाँ। आज तो सबको पता है बॉम्बे कहाँ है, फिर भी अपन देखते हैं। बॉम्बे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कोंकण कोस्ट में। आपको पता है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। आपको ये आई होप पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें कोंकण कोस्ट बोलते हैं इसको, यहीं पे बॉम्बे पड़ता है। तो बेसिकली कोंकण कोस्ट में बॉम्बे पड़ता है। कोंकण कोस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आप देखो, वेस्टर्न पार्ट है ना, ये ईस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट के पास। और बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूट क्या चाहिए? 7 आइलैंड। ये पहले ही आपने देख लिया है, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। अब देखो बॉम्बे में रूल किसका किसका था, ठीक है। बॉम्बे देखो, अभी हम लोग कब की कहानी पढ़ रहे हैं? 1668 की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम बॉम्बे का थोड़ा सा हाल देख लेते। बॉम्बे किसके द्वारा रूल करा जा रहा था? बॉम्बे रूल करा जा रहा था मुगल एम्पायर के द्वारा, ठीक है। और उस टाइम मुगल एम्पायर कौन थे भाई? हुमायूं। लेकिन देखो ये जो मुगल एम्पायर है, ये पूरे एरिया में इनका रूल था। तो एक मुगल एम्पायर मान लो आगरा में बैठता है, तो यहाँ से सब जगह रूल करा जा सकता नहीं ना। तो ये लोग क्या करते थे, एरिया में रूल करने के लिए, हर एक एरिया में, हर एक एरिया को रूल करने के लिए सुल्तान को या फिर नवाब को, इस तरह से पोस्ट को, बेसिकली गवर्नर कह लो, मुगल का आप बोलो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जैसे बंगाल वाले पार्ट में क्या था? नवाब था। तो इधर वाले पार्ट में सुल्तान बोलते थे, गुजरात वाले पार्ट में। तो सुल्तान बहादुर शाह के अंदर आता था बॉम्बे, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑन 22 दिसंबर 1534 को एक ट्रीटी ऑफ बेसाइन साइन होता है। किसके किसके बीच में? पुर्तगीज के बीच में और सुल्तान बहादुर शाह के बीच में। इससे क्या होता है, पुर्तगीज जो है ये 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली पुर्तगीज लोग यहाँ पे क्या स्टैब्लिश करते हैं? ट्रेडिंग सेंटर। तो अभी क्या सीन चल रहा है भाई? बॉम्बे, ये जो 7 आइलैंड है, ये किसके अंडर है? ये पुर्तगीज के अंडर है, ठीक है। और पुर्तगीज यहाँ से क्या कर रहे हैं भाई? ट्रेड कर रहे हैं। ये पुर्तगीज लोगों का ट्रेडिंग सेंटर है। यदि आप इसका लोकेशन देखोगे ना, बॉम्बे का बहुत अच्छा लोकेशन है। सब तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, लैंड से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आइलैंड है ये। खैर चलते हैं अपन अब। तो बॉम्बे पुर्तगीज रूल के अंडर कब से कब तक रहा? 1534 से 1661 तक। ये कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हो, ये सब पोर्तुगीज टाइम का ही पिक्चर्स है। बॉम्बे काशल है। आप कभी जाओगे तो ये सब जगह पे घूमने जाना। ये मैप है 1626 का, बॉम्बे हार्बर का ये पिक्चर है। चलो बॉम्बे अंडर पुर्तगीज देखते थोड़ा सा। पुर्तगीज रूल के अंडर जो था 1530, ऑलमोस्ट 100 साल तक रूल करते हैं ये लोग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, मोर देन 100 सेंचुरी से ज़्यादा इनके पास था।
अब देखो, सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ऑक्यूपाइड करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया था ना, बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे दिखता था ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जो है पिक्चर में कैसे आता है ना, ये इंपॉर्टेंट। आपको तो पता है कि 1600, उधर आपने पढ़ा था कि 1608 में जाता है कोर्ट में, जहांगीर कोर्ट में परमिशन लेने के लिए। उसके बाद परमिशन मिल भी जाता है, फिर परमिशन डिनाई हो जाता है। फिर ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, और फाइनली ब्रिटिश पुर्तगीज़ को हरा देते हैं और सूरत पे रूल करने लगते हैं। मतलब सूरत पे ट्रेडिंग पोस्ट अपना बनाते हैं और सूरत में काम चल रहा है, पता है आपको। ब्रिटिश का कांस्टेंट स्ट्रगल हो रहा था पुर्तगीज़ के साथ बॉम्बे को कंट्रोल के लिए। लेकिन बीच में क्या हो जाता है, अच्छा ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका जो लोकेशन है ना, बहुत अच्छा लोकेशन था, नेचुरल आइसोलेशन मिलता था लैंड अटैक से। क्योंकि ये आइलैंड है तो लैंड अटैक से तो नेचुरल आइसोलेशन मिलेगा ही ना भाई। तो इसीलिए बॉम्बे चाहता था, मतलब ब्रिटिश चाहता था बॉम्बे हमारे कंट्रोल में आ जाए, और ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा जगह था। तो फिर बीच में ही कहानी क्या हो जाता है, आपको थोड़ा मैरिज ट्रीटी के बारे में मैं बता देता हूँ। बीच में क्या हो जाता है भाई, एक ट्रीटी हो जाता है। आप ये देखो, मैं दूसरा पीडीएफ यूज करता, रुक जाओ भाई। तो कहाँ था मैं? हाँ, मैरिज ट्रीटी। बीच में क्या होता है, ऑन 11 में 1661 क्या होता है, पोर्तुगीज किंग, ठीक है, पोर्तुगीज किंग का नाम था जॉन फोर, उसकी डॉटर थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ऐसे कुछ नाम था। तो देखो भाई, मेरा प्रोनाउंसिएशन को लेके थोड़ा इशू रहता, तो आप अपने हिसाब से देखना, कमेंट में हल्ला नहीं करना कि सर आपने प्रोनाउंसिएशन ये बोल दिया वो बोल दिया। थोड़ा सा मेरा रहता है भाई। देखो, जो जहाँ से जिस ज्योग्राफी से आते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा, एक तो इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है भाई, तो थोड़ा सा रहता है प्रोनाउंसिएशन लेकिन इसमें नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ें को सीखना। बहुत लोग इसमें पड़े रहते हैं भाई, इसमें नहीं पढ़ना है। जो हरियाणा से आते हैं उनके आपको आवाज़ में हरियाणवी टोन मिलेगा, जो पंजाब से आते हैं पंजाबी टोन मिलेगा, साउथ इंडियन में जाओगे तो उनके टोन में वैसा मिलेगा। तो इसमें नहीं जाना भाई, चीज़ों को समझना है। तो 1661 में 23 जून को क्या होता है, एक और मैरिज ट्रीटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो पुर्तगीज ट्रीटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, दो, आप कह सकते हो, दो राजा घराने के बीच में शादी होता है। उस टाइम पे ये कॉमन होता था, मैरिज दो स्टेट के बीच में होना ये बहुत कॉमन होता था। तो चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के थे, और कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा बोलते थे इसको, जो कि डॉटर थी जॉन फोर्थ के, पुर्तगीज किंग थे ये। तो इनके बीच में मैरिज होता है, और फाइनली देखो ये कैसे दिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, मैरिज तो होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, इंपॉर्टेंट ये है कि रूल बॉम्बे पे किसका था भाई। बॉम्बे पे पिक्चर नहीं है क्या यहाँ पे, बॉम्बे पे रूल था पोर्तुगीज का, पोर्तुगीज किंग का रूल था। तो पोर्तुगीज किंग क्या करता है, बॉम्बे आइलैंड को गिफ्ट कर देता है एज ए डॉरी। ये सारे लोगों को पता है अभी, आप लोगों को, एज ए डॉरी बॉम्बे को गिफ्ट कर देता है चार्ल्स सेकंड को, किंग ऑफ इंग्लैंड को। और किंग ऑफ इंग्लैंड रिसीव भी करते हैं आइलैंड ऑफ बॉम्बे को। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एक पिक्चर देख लो, ये थे किंग साहब और ये थी रानी, ये उनके मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो लोग हैं। खैर, एज यूजल मुझे पिक्चर से मिल जाता है, मैं लगा देता हूँ। लेकिन देखो, ये जो चार्ल्स सेकंड थे ना, इनको बॉम्बे को ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा था, इकोनॉमिकल सेंस में ये देख रहे थे, तो इनको बॉम्बे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा था। तो ये महाशय क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे देते हैं
आइलैंड ऑफ बॉम्बे लीज पे दे देते हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा था बॉम्बे को गवर्न करना। एक तो इंग्लैंड से गवर्न करना पॉसिबल था नहीं, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रोच करता है कि देखो महाराज, आपके पास तो बहुत कुछ है, आप तो इंग्लैंड में रहते हो, आप तो रूल भी नहीं कर पाओगे, आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो, 10 पाउंड आपको रेंट देंगे, हमें दे दो। और ये इनको इकोनॉमिकल लगता भी नहीं है, प्रॉफिटेबल लगता नहीं है वहां से गवर्न करना, तो ये दे देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी इशू रहता है, ऑल्फनुस ऐसे कुछ है इनका नाम, ऑल्फनुस 6, ये बेसिकली किंग का बेटा था ये, ठीक है। वो जो अभी आपको मैंने बताया था ना, जॉन फोर्थ का बेटा था ये, इसीलिए कहीं कहीं पे आप देखोगे प्रिंसेस कैथरीन ऐसा करके लिखा हुआ आता है कि ऑल्फनुस 6 की सिस्टर थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे अल्फनुस आ जाएगा, अल्फोनुसुस जो भी है इनका नाम यार, तो ये 6 वाला जो भी है, भाई ट्रोल मत करना, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में घेर लेते हैं यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ऑन 27 मार्च 1668 में, थोड़ा सा इस टाइम पे कहानी देखो क्या होता है। ये एक डेटा है, हम लोग इससे थोड़ा बात कर रहे हैं ब्रिटिश सीन में कैसे आ रहा है उस पर। देखो पॉपुलेशन बहुत स्पीडली, बहुत क्विकली राइज हो रहा है बॉम्बे का। 1661 में पॉपुलेशन देखो 10,000 है, और 1675 में पॉपुलेशन है 60,000 हो गया। देख लो कितना रैपिडली पॉपुलेशन राइज हो रहा है। चलो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अरे यार, चलो बॉम्बे में 3 फेज में, ये पहले ही से पता है अपन को। चलते हैं आगे काम की बात। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे, पहला फेज यहां से देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चार्टर देख लो, ये 1668 का चार्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे में कैसे होता था थोड़ा सा ये देख लो। आप तो पहले देख ही चुके हो बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। हेड कौन होता था? सूरत का गवर्नर। ये तो इतना देखो आपको बिना पढ़े पता है, इतना बिना पढ़े आपको पता है भाई। उसके बाद चार्टर ऑफ 1668 थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये चार्टर कौन ग्रांट करेगा? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, चार्टर बेसिकली डॉक्यूमेंट होता था जिससे कोई चीज़ बताना होता था कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तुम ये करो वैसे करो। कोई लॉ लाना होता था तो चार्टर आता था, ठीक है। तो कौन लाता था? क्राउन के द्वारा होता था। उस टाइम क्राउन कौन था? किंग चार्ल्स सेकंड। तो ये ग्रांट करता है चार्टर ऑफ 1668। और ये चार्टर क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज करता है, इंपावर करता है कि आप लॉज बना सकते हो, ठीक है। लॉज और ऑर्डिनेंस बना सकते हो, लेकिन आप जो लॉ बनाओगे ये किस पे बेस होगा? लॉ ऑफ इंग्लैंड पे। इंग्लैंड का जो लॉ है उसी के बेसिस से बनाओगे, अपने मन से कुछ नहीं बना दोगे, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, जब बॉम्बे मिल गया है, टेरिटरी ऑफ बॉम्बे जब मिल चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा, तो भाई उसको चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, लोग बदमाशी ना करे, क्राइम ना करे, उसके लिए कोर्ट्स चाहिए ना भाई। तो ये सारा पावर कंपनी को कहाँ से मिलता है? कोर्ट्स बनेगा, भी देखना आप आगे, कोर्ट्स बनेगा, ऑफिसर्स आएंगे, ये सारा पावर चार्टर ऑफ 1668 से मिलेगा। देखो ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड था, अभी देखा ना आपने? नहीं देखा, चलो ठीक है, समझ रहे हो आप। ये जो आइलैंड था अपना बॉम्बे का, यहाँ पे ये तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग दे दिया, चलो ठीक है भाई, लीज पे 10 पाउंड लीज पे तुमको मिल चुका है ये। तो अब जब इन लोगों को मिल गया है, तो बॉम्बे को रूल करने के लिए अब इनको क्या चाहिए? ऑफिसर्स चाहिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट्स चाहिए, है ना। तो लॉज बनाना पड़ेगा, तो ये सब पावर भी तो चाहिए ना इनको भाई। ये सब चीज करने के लिए पावर भी तो दो। तो पावर किससे मिल जाता है? चार्टर ऑफ 1668 से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अच्छा देखो, ये लोग जो कोर्ट बनाएंगे उसमें लॉज कैसा होगा, इंग्लैंड, ये कॉमन सेंस है, दिमाग लगाओ। लॉ कहाँ का होगा, इंग्लैंड का होगा। जो ऑफिसर्स होंगे उसको ये भी पावर मिला होगा, भाई तुम पनिशमेंट दे सकते हो, फाइन कर सकते हो। सिंपल है, दिमाग लगाना है बस। अब देखते हैं बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब तो आप देख रहे हो, आपको समझ में ये आ गया था, आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो था, आइलैंड ऑफ बॉम्बे ये किसके कंट्रोल में था? गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ सूरत फैक्ट्री। ये तो आपको पता है, थोड़ा देर पहले ही पता चल गया था आपको। तो गवर्नर ऑफ सूरत वाज एक्स ऑफिसो गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, ये तो पहले ही आपको पता ही है। और जॉर्ज ऑक्सीडन वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कंपनी, ये नाम है। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत का मतलब ये हुआ गवर्नर ऑफ सूरत। सर जॉर्ज ऑक्सीडन रिसीव कंपनी ऑर्डर इन सितंबर टू विजिट आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड एस्टैब्लिश एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अंडर द डिप्टी गवर्नर काउंसिल। देखो 1669 में ये जो सूरत के गवर्नर थे, इनको ऑर्डर मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखो गवर्नर जो होता था वो काइंड ऑफ कंपनी का ही ऑफिसर होता था, जो कि हेड होता था एक सेटलमेंट का, सिंपल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्डर दिया गवर्नर को, और गवर्नर आया बॉम्बे। ये जो आइलैंड आप देख रहे हो बॉम्बे आया, और यहाँ पे एक ऑफिस बना दिया डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर संभालेगा बॉम्बे को, और इसका एक काउंसिल होगा, कुछ 4-5 लोगों को मिला के। चलो अब हम लोग देखेंगे बिगनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन बॉम्बे। अब जो आइलैंड मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे डिप्टी गवर्नर भी बना दिया है। और जेराल्ड ओंगीर यहाँ के डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है। ये जो जेराल्ड थे ये सूरत फैक्ट्री के ही थे पहले शायद, और ये यहाँ पे आते हैं डिप्टी गवर्नर बनते हैं, सिंपल, ये डिप्टी गवर्नर बनते हैं, और इनको फाउंडर ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। On 14 July 1669, on the death of George Oxenden, he was made the president of Surat factory and governor of Bombay. उसके बाद ही वॉज सेकेंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और ये गवर्नर कब तक रहते हैं? जब तक इनका डेथ नहीं होता है। और ये बहुत सारा लॉ एंड कोर्ट्स जो बॉम्बे में था उसमें चेंजेस लाते हैं, यही चीज़ है। और ये क्या करते हैं, आइलैंड ऑफ बॉम्बे को 2 टेरिटोरियल डिवीजन में बांटते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप बॉम्बे देख रहे हो, ये जो बॉम्बे देख रहे हो ना, इस पूरे बॉम्बे को ये क्या करते हैं, ये जेराल्ड 2 डिवीज़न में बांट देते हैं, फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न में यहाँ देख रहे हो ना सारा, इसमें से उठा के क्या क्या डाल देते हैं, बॉम्बे, माजेगांव और गिरगांव, ये पहला डिवीज़न हो जाएंगे ये, और ये सब सेकंड डिवीज़न। आई होप क्लियर है आपको। और देखो 2 डिवीज़न तो बना दिए। आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो था ये 7 आइलैंड, इसको 2 डिवीज़न में बना देते हैं। सेकेंड डिवीज़न में 4 और इधर में 3, ये तीनों मिला के फर्स्ट डिवीज़न। और एक कोर्ट बना, नाम सुन लो इसका भाई, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। एक कोर्ट यहां पे, दूसरा एक कोर्ट यहां पे। अब ये जो कोर्ट बना भाई यहाँ पे, ये कोर्ट यहाँ का मैटर देखेगा, फर्स्ट डिवीज़न का, और ये कोर्ट सेकंड डिवीज़न का, ठीक है। उस टाइम पे देखो, एक पिक्चर मैंने इलिस्ट्रेशन के लगा दिया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। 1 कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज सेट अप फॉर ईच ऑफ दिस डिवीजन। ऊपर आपने देखा डिवीजन, समझ में आ गया होगा। और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में कितने जज होते थे? 5 जज होते थे। हेड ऑफ द कोर्ट कौन होता था? जो कस्टम ऑफिसर्स होता था, जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश मैन होगा, वो उस कोर्ट का हेड होता था। जैसे मान लो ये कोर्ट है, इस कोर्ट में कितने जज होंगे भाई? 1 2 3 4 5 जज होंगे। इसमें से जो हेड होगा वो कस्टम ऑफिसर होगा,
और हर एक डिवीज़न में एक कस्टम ऑफिसर होता था। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जजेस वेयर इंग्लिश, पुर्तगीज, इंडियंस, बट पुर्तगीज और जो इंडियंस होंगे वो नेटिव रिलेटेड मैटर्स में हेल्प करेंगे। मतलब मान लो कोई इंडियंस का मामला गया कोर्ट में, तो उस मामले में जो इंडियंस है, मान लो इंडियंस का मामला आया तो इंडियंस जज हेल्प करेगा, और इन केस यदि पुर्तगीज का मामला आया तो पुर्तगीज जज हेल्प करेगा। ये ध्यान रखिएगा। और सप्ते में ये जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ये सप्ते में एक बार ही बैठता था। और जो जजेस होते थे उनको पेमेंट नहीं मिलता था भाई, और उनके जुडिशियल काम के लिए कोई पेमेंट, वो कस्टम ऑफिसर थे तो उसका जो सैलरी होता होगा वो मिलता होगा, लेकिन कोर्ट वर्क के लिए, जुडिशियल वर्क के लिए उनको ना कोई कंपनसेशन ना ही कोई पेमेंट मिलता था। और ये कोर्ट कैसा कैसा मामला को देखता था भाई, तो ये कैसे कैसे मामला को डिसाइड करता था, जो पेटी ऑफेंसेस होते थे, छोटा मोटा जो क्राइम होता है उसको देखता था। और कोई यदि सिविल डिस्प्यूट है, 200 जीरोफिन्स उस टाइम पे करेंसी का नाम होता था, 200 जीरोफिन्स तक यदि कोई आपका डिस्प्यूट है तो उसको सिविल केसेस में ये लोग डिसाइड करते थे। और ये कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल, जो जैसे मान लो क्रिमिनल केस जब आता था इनके पास, तो वो जूरी के हेल्प से ये लोग ट्राई करते थे। और इस कोर्ट से अपील कहाँ जाएगा, अपील कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से कहाँ जाएगा भाई, जो अच्छा ये बताओ मेरे को, ये बॉम्बे का हेड कौन था? बॉम्बे में रहते थे डिप्टी गवर्नर, और इसका भी हेड कौन होता था? गवर्नर। ये कहाँ रहता था भाई? ये रहता था सूरत में। तो डिप्टी गवर्नर जो है, अब ये दोनों, बॉम्बे 2 डिवीज़न में बटा हुआ है, एक कोर्ट यहाँ है, एक कोर्ट यहाँ है। यहाँ से जो भी अपील है वो डिप्टी के पास आएगा, यहाँ से भी जो अपील है कहाँ जाएगा? डिप्टी गवर्नर के पास जाएगा। और इनकेस डिप्टी गवर्नर से सॉल्व नहीं हो पा रहा मामला तो कहाँ जाएगा? गवर्नर ऑफ सूरत के पास। कितना सिंपल है। तो अपील का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। चलो, देखो 2 साल जैसे हुआ, 2 साल में ये रियलाइज़ हो गया नेक्स्ट 2 ईयर में कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारा डिफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर थे वो खुद सेटिस्फाई नहीं थे जिस तरह से कोर्ट्स काम कर रही थी। और हम इस वीडियो में ना कोर्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है लीगल हिस्ट्री, ना कि नॉर्मल हिस्ट्री। नॉर्मल हिस्ट्री में सब कहानी पढ़ते, यहाँ पे कोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि उस टाइम पे कोर्ट्स कैसा था। ठीक है, और जो जजेस होते थे ना, जजेस को कोई, अच्छा एक बात बताओ, ये जो गवर्नर होते थे इनको तो फैक्ट्री चलाना का काम होता था, सेटलमेंट कैसे चलेगा वो, इनको थोड़ी लॉ का नॉलेज होता था। ये लॉ पढ़ के थोड़ी आते थे, तो इनके पास ना कोई लॉ का नॉलेज नहीं होता था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ का नॉलेज नहीं होता था, एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ लॉ का नॉलेज नहीं होता था। ना जज जो सुपेरियर जज का, मतलब सुपेरियर कोर्ट का, ना ही इन्फीरियर कोर्ट के जजेस के पास कोई नॉलेज था। इसीलिए वो लोग तो जनरली ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी करने के लिए जो आए थे वही जज बन जाते थे। कस्टम ऑफिसर कौन होता है? एक तरह से व्यापारी होता था, जो इंग्लिश मैन होता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जो गवर्नर था, देखो ये तो एग्जीक्यूटिव काम भी कर रहा है, साथ साथ जुडिशियल काम भी कर रहा है, तो एक ही पर्सन में दोनों पावर दे दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो गवर्नर था जेराल्ड, ये बोलता है कंपनी को कि देखो भाई बहुत सारा डिफेक्ट है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, एक बंदे को भेजती है। और बेसिकली देखो, जब प्रॉब्लम आता है ना, या आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। सेम उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारा डिफेक्ट था, तो उस डिफेक्ट को सॉल्यूशन के लिए कंपनी क्या करती है, एक ऐसे बंदे को भेजती है जो एक्सपर्ट होता है लॉ में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कितना सिंपल है। देखो जुडिशरी में डिफेक्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपर्ट बंदा आएगा,
उससे भी सॉल्व नहीं होगा तो नया लॉ बना देंगे जिससे सॉल्व हो जाए, कोई नया जुडिशियल प्लान लेते आएंगे जिससे सॉल्व हो जाए। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो उसी तरह से एक थे जॉर्ज विलकॉक्स, ठीक है, गवर्नर थे जेराल्ड ओंगियर, ये सेलेक्ट करते हैं जॉर्ज विलकॉक्स को और इनके एडवाइस पे ये प्रिपेयर करते हैं न्यू जुडिशियल प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे। तो अब नेक्स्ट देखना क्या होगा, यहाँ पे एक जुडिशियल प्लान आएगा। ये क्यों आया? क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम पहले से चलता हुआ आ रहा ना भाई, उसमें बहुत सारा डिफेक्ट है। अब ये आके जुडिशियल प्लान आके क्या करेगा? इस डिफेक्ट को सॉल्व करेगा, ट्राई करेगा ये लोग सॉल्व करने का। होगा कि नहीं होगा वो तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये लोग ट्राई करेगा। 2 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा होगा। नोट्स चाहिए आपको इस लेक्चर का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बस 2 से 4 मिनट रुकिए, ऐसे तो वीडियो में पॉज कर देता हूँ, फिर आते हैं अपन पढ़ेंगे। देखो, जो भी डिफेक्ट था उस सारे डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जुडिशियल प्लान ऑफ 1672 लाया गया। और इस प्लान से जो भी डिफेक्ट था जुडिशियल से, देखो कभी भी डिफेक्ट आएगा तो उसको सॉल्व करा जाएगा, तो उसके लिए प्लान लाया गया। अब ये प्लान में क्या था? जुडिशियल प्लान ऑफ 1672। इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इसको समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पे 3 फेज में जुडिशरी डेवलप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 3 फेज में, ये आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। देखो, पहला फेज में आपको यदि टाइम पीरियड याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो देख लेना। फर्स्ट फेज में 1669 में एक कोर्ट बनता है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। और फर्स्ट फेज में एक और कोर्ट बनता है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, सेम चीज। अब देखो, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है ये टोटल 3 बार बनता है। एक 1669 में, एक बार जुडिशियल प्लान आने के बाद फिर से बनेगा 1672, एक बनेगा थर्ड जुडिशियल, जब फेज आए पढ़ेंगे हम लोग थर्ड वाला, इसमें आप देखोगे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। पहला फेज में 2 और लास्ट वाले फेज में 1, 3 बार कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, बार बार मैं जब बोलूंगा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर तो कंफ्यूज नहीं होना। एक बार 1669 में जो बना कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, आपने पढ़ा था 2 डिवीजन में डिवाइड कर देता है, और एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इधर होते थे और एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इधर होते थे, आपने पढ़ा था ना। अब हम लोग देखेंगे 1672 में भी एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनता है। तो आई होप क्लैरिटी होगा टोटल कितना बार कौन सा कोर्ट बना है, आइडिया है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। चलते हैं आगे। अब जुडिशियल प्लान ऑफ 1672 जो लाया गया है, इसमें क्या क्या प्रोविजन था, अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो, 1672 में 1 अगस्त को एक प्रोक्लेमेशन इशू होता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें यह बोला जाता है कि जो भी पोर्तुगीज लॉ है उन सबको कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया जाए बॉम्बे से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ या ऐसा क्यों था इस प्रोक्लेमेशन में? ये इसीलिए था क्योंकि बॉम्बे में ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे रूल कौन करते थे? पोर्तुगीज लोग। तो उनका बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन अभी भी था, बहुत सारा लॉज अभी भी था इनका, बहुत सारा कस्टम्स अभी भी इनका ही यूज हो रहा था, ठीक है। इसीलिए प्रोक्लेमेशन आता है और बोला जाता है कि जो भी पोर्तुगीज लॉ कस्टम है कंप्लीटली वो एबॉलिश हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ये लॉ एबॉलिश हो जाएगा तो उसके जगह क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे भाई? इंग्लिश लॉ, ब्रिटेन का लॉ। चलो ठीक है। उसके बाद ये डेट ध्यान देना आप, 8 अगस्त को क्या होता है? जुडिशियल सिस्टम फिर से रीऑर्गेनाइज होगा और देखना एक नया कोर्ट बनेगा, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, मैंने स्टार्टिंग में अभी 2 मिनट पहले बताया आपको। एक नया कोर्ट बनता है 1672 में और एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनता है 1669 में, ठीक है। ये कोर्ट इनोग्रेट कब होता है? 8 अगस्त 1672 को बाय द गवर्नर ऑफ बॉम्बे ओंगियर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, ये जो नया कोर्ट बना है 1672 में, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, अब इसका काम क्या क्या था? सबसे पहले देखेंगे इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे था।
ये कैसा कैसा केस को सुन सकता है, कैसा कैसा केस को डिसाइड कर सकता है। तो क्रिमिनल, सिविल और टेस्टामेंट्री केसेस को भी ये सुन सकता है। और इसके जज कौन अपॉइंट हुए? जॉर्ज विलकॉक्स, जिसने ये जुडिशियल प्लान भी बनाया था। क्यों? क्योंकि इनको ना लॉ का नॉलेज था, उन लोगों के हिसाब से लॉ का, इनको सिविल लॉ का ये एक्सपर्ट थे, इनको नॉलेज था, इसीलिए इनको जज बनाया जाता है। और ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, ये वीक में, देखो यहाँ पे देखो, एक बार बैठेगी ये कोर्ट, वीक में एक बार बैठेगी। और क्रिमिनल केसेस जूरी के हेल्प से और सिविल केसेस खुद ये लोग डिसाइड करते थे। और ये कोर्ट जो भी लिटिगेंट, जैसे मान लो कि 1,000 का केस है तो उसका 5%, जो भी केस का वैल्यूएशन होता था ना, उस पर 5% ये कोर्ट एज ए कोर्ट फी चार्ज करते थे। आज भी जब आप सिविल केस फाइल करने जाते हो या कोई भी केस या एप्लीकेशन कुछ भी, तो आपको देखना कोर्ट में कोर्ट फी देना पड़ता है। देख रहे हो ये सब कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट है? 1672 में भी कोर्ट फी लगता था। आई होप ये क्लियर होगा। और देखो आपने पहले क्या पढ़ा था, डिफेक्ट में क्या पढ़ा था? जजेस को ना एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था, वो जो ऑफिसर्स होते थे वही एक्ट करते थे एज ए जजेस। लेकिन इस बार क्या करा गया, नया कोर्ट जो बना है, तो जजेस को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। किस चीज़ से? कि भाई आप प्राइवेट ट्रेड या कोई बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बदले आपको क्या मिलेगी? एक सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये का। कितना का सैलरी मिलेगा भाई? 2,000 रुपये पर ईयर आपको, उनका आपका जो भी खर्चा है उसके लिए सैलरी मिलेगा जजेस को। पहले जजेस ट्रेड भी करते थे, बिजनेसेस भी करते थे, ठीक है ना, लेकिन उनको जुडिशियल वर्क के लिए पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब जो ये कोर्ट बना है 1672 में, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा। ये इसलिए किया गया था ताकि जजेस बायस्ड ना हो, घूस मतलब आप कह लो करप्शन ना करें। और कोर्ट अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे अब दिमाग लगाओ, ये कोर्ट से अपील कहाँ जाएगा? हेड कौन होता था? डिप्टी गवर्नर। अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 1687 में ट्रांसफ़र होता है ना, अभी तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। हेडक्वार्टर सूरत में ही है। तो बॉम्बे को कौन रूल कर रहा है? बॉम्बे का हेड कौन है अभी? बॉम्बे में ही डिप्टी गवर्नर। तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से कहाँ जाएगा? डिप्टी गवर्नर और उसके काउंसिल के पास, ठीक है। जो ज्यूरीज बैठते थे क्रिमिनल केसेस में, उनको भी यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, ठीक है भाई। और देखो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। सारा जो प्रोसीडिंग ये लोग चलाएंगे उसका इन लोगों को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और कंपनी को एनुअली सबमिट भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेंटेन कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट भी करना पड़ेगा। तो क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या था यहाँ पे? क्रिमिनल जस्टिस किस तरह से चलेगा यहाँ पे? तो बॉम्बे को आज भी देखते हो ना, क्रिमिनल जस्टिस कैसे चलता है? डिस्ट्रिक्ट वाइड बांटा हुआ रहता है, उसके हिसाब से होता है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट को पुलिस स्टेशन में डिवाइड करते हैं। पुलिस स्टेशन का डिफरेंट मैजिस्ट्रेट होता है, आपने पढ़ा होगा भी या आइडिया होगा आपको। खैर, क्रिमिनल जस्टिस कैसा था बॉम्बे में भाई, तो उसको थोड़ा अपन देखते हैं। क्रिमिनल जस्टिस के लिए बॉम्बे को डिवाइड करा गया था 4 डिवीजन में, 4 सेक्शन में, बॉम्बे, महिम, मैज़ेगांव और सियोन। हर एक सेक्शन में एक ऑफिसर होता था जिसको बोलते थे जस्टिस ऑफ पीस। ये काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर का काम करता था, आप ये समझो। ये इंग्लिश पर्सन होता था और इसके पास पावर था क्या चीज़ का? अरेस्ट कर सकता था। जो बंदा कोई क्राइम किया है, जो ऑफेंडर है, उसको ये अरेस्ट कर सकता है, सीज कर सकता है, ये इंक्वायरी कर सकता है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। कोई मान लो ऑफेंस किया तो इन्वेस्टिगेशन भी ये कर सकता है और ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी कर सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद जो एक्यूज्ड होगा, ठीक है, अच्छा, एक्यूज्ड के अगेंस्ट कर सकता है विटनेस का एग्जामिनेशन, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एक्यूज्ड को ये कहाँ भेजेगा? कोर्ट। देखो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने लगाया, इससे क्लैरिटी मिलेगा। ये एक ऐसे ही बंदा होता था जो कि जजेस के पास, ये जस्टिस ऑफ पीस इसको बोलते थे, ये जजेस के पास इस तरह से ऑफेंडर को लेके आता है। और जो क्रिमिनल कोर्ट, मतलब ये जो कोर्ट था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, क्रिमिनल केसेस को देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए ये लोग मंथ में एक बार बैठते थे। और क्रिमिनल केसेस है तो किसके हेल्प से चलेगा भाई? जूरी के हेल्प से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 2 बार अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। दोनों का आपको ईयर ध्यान में रखना है। तो बॉम्बे में अभी अपन को ये समझ में आया एक चीज़, अभी यहाँ पे एक तो सबसे सुप्रीम कोर्ट कौन सा है?
डिप्टी, बॉम्बे की बात कर रहे हैं, डिप्टी गवर्नर और काउंसिल का कोर्ट, एक कोर्ट ये है, उसके बाद एक कोर्ट है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, दूसरा कोर्ट ये है, तीसरा कोर्ट अपने पास ये है कोर्ट ऑफ कंसाइंस। ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस है ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ये देखो ये जो काम करता था ना, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंडर ही काम करता था ये, और ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था छोटा मोटा केस को डिसाइड करने के लिए, जिसका वैल्यू 50 जीरोफिन्स, आपको मैंने पहले बताया था, ये पोर्तुगीज क्वाइन को बोलते थे जीरोफिन्स, ठीक है। 50 कॉइन से लेस वैल्यू का जो केस होगा सिविल केस, उसको देखेगी, और जो ऑफेंसेस है छोटा मोटा ऑफेंसेस को देखेगी, और ये कोर्ट हफ्ते में एक बार बैठती थी। अब सवाल है इस कोर्ट का पर्पस क्या था, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जस्टिस मिल सके, तो पुअर लोगों को जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ कंसाइंस को बनाया गया था। तीसरा कोर्ट अपने पास आया कोर्ट ऑफ कंसाइंस। चलो, इस तरह से एक जज होते थे और ये पुअर लोगों को, अब देखो यहाँ पे ना ट्रायल जो होता था कोर्ट ऑफ कंसाइंस में, समरी ट्रायल होता था, तो इसमें कोई जूरी का हेल्प नहीं लगता था, जूरी का हेल्प नहीं लगेगा तो थोड़ा केसेस जल्दी होगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और कोर्ट होता था काइंड ऑफ पंचायत, तो आज भी गांव में आप देखते होगे पंचायत होता है, तो पंचायत को भी पावर था कि भैया यदि आपके अपने, जैसे मान लो दो बंदा है, दोनों एक्स कास्ट का है, ये भी एक्स कास्ट का है, तो दोनों सेम कास्ट का है ना, और दोनों यदि चाहता है, म्यूचुअली एग्री कर रहा है कि हम अपने डिस्प्यूट को पंचायत के पास लेके जाएंगे, ये रहा पंचायत, देखो चलो ना इसको बड़ा करते हैं हम लोग। इसमें मान लो दो बंदा है, ठीक है, चलो इसको पकड़ लेते हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों मान लो ये भी एक्स कास्ट का है, ये भी एक्स कास्ट का है, ये दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, सेम कास्ट का है, और ये दोनों म्यूचुअली एग्री कर रहा है कि हाँ हाँ अपने डिस्प्यूट को लेके जाएंगे पंचायत के पास, तो ही ये पंचायत में आ सकता है, ठीक है। ओनली म्यूचुअली एग्रीड सबमिट देयर डिस्प्यूट टू दी पंचायत, अदरवाइज डिस्प्यूट कहां चला जाएगा, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। और इन केस मान लो कोई ऑफेंडर है, कोई क्राइम किया है, तो पंचायत उस ऑफेंडर को किसके पास रिपोर्ट करती थी, जस्टिस ऑफ पीस के पास, ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, पंचायत को किस चीज के लिए ऑथराइज किया गया था, कैसा केस डिसाइड करने के लिए, पर्सन ऑफ देयर ओन कास्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो टोटल आपने देखा एक तरह से 4 कोर्ट आपको देखने को मिला। क्लैरिटी मिल रहा है भाई, क्लैरिटी मिल रहा है ना आपको। अच्छा, एक इसके ऊपर भी जो कोर्ट होता था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर, जो कहाँ बैठता था, सूरत में, ठीक है भाई। क्यूविन्स रिवेलियन होता है एक, चलो ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो क्यूविन्स रिवेलियन होता है ये कब होता है, ईयर 1683 में, और ये रिवेलियन होने के बाद फर्स्ट फेज जो है ये हो जाता है एंड। फर्स्ट फेज जुडिशियल सिस्टम का एंड क्यों हो जाता है, ड्यू टू क्यूविन्स रिवेलियन हो जाता है कहाँ पे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे में, और ये स्टार्ट होता है दिसंबर 1683 में, और ये कब तक चलता है, नवंबर 1684 तक। आई होप ये क्लियर होगा। 1 साल तक पूरा जुडिशरी फंक्शन करना बंद कर देती है। आपको इसके बारे में जानना है तो आप ये पेज को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। क्या इसको पढ़ाया जाए कि नहीं, बताया जाए कि नहीं, चलो मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर इसको खत्म करने का। देखो क्यूविन रिवेलियन जो हुआ था, इसका अभी सिचुएशन समझो। करंट सिचुएशन क्या है बॉम्बे का, बॉम्बे किसके अंडर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, ठीक है। और क्यूविन रिवेलियन को लीड कर रहे थे कौन, रिचर्ड केविन, ठीक है। क्यूविन ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, और ये कंपनी का मिलिट्री फोर्सेस के हेड थे कब, 1677 से लेकर 1681 तक। ही सर्व एज द हेड ऑफ कंपनी।
उसके बाद 1679 में ही वॉज इन्वॉल्व इन विनिंग नेवल विक्ट्री अगेंस्ट द मराठास। 1682 में, अब थोड़ा ये देखो 1682 में क्या सीन चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या बॉम्बे का। 1682 में जॉन चाइल्ड बिकम द गवर्नर ऑफ सूरत, ये सूरत के गवर्नर बन जाते हैं जॉन चाइल्ड, और चार्ल्स वार्ड बन जाता है डिप्टी गवर्नर बंगाल के, सॉरी बंगाल बोल रहा हूँ मैं, बॉम्बे के डिप्टी गवर्नर कौन है, मतलब बॉम्बे का हेड कौन है एक तरह से, चार्ल्स वार्ड, और सूरत में कौन हेड बैठा हुआ है, जॉन चाइल्ड। ठीक है, जॉन चाइल्ड को एक ऑर्डर आता है कंपनी से कि भाई ऑपरेशन का जो कॉस्ट है, जो बॉम्बे में ऑपरेशन कॉस्ट है, उसको कम कर दो, उसको क्या कर दो भाई, कम कर दो। जॉन चाइल्ड कौन है, गवर्नर सूरत में। उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नर सूरत को ऑर्डर आएगा तो किसको भेजेगा, मुंबई भेजेगा, दिल्ली, बॉम्बे भेजेगा, चार्ल्स वार्ड के पास। चार्ल्स वार्ड को ये ऑर्डर भेजते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, बॉम्बे ऑर्डर आ चुका है, बॉम्बे में भी तो मिलिट्री काम कर रही होगी, ब्रिटिश मिलिट्री काम कर रही होगी, तो उसमें क्या होता है, अब मान लो ऑपरेशन कॉस्ट कम कर दोगे तो जो बॉम्बे में मिलिट्री है, जो ट्रूप काम कर रहा है, उनको तनख्वाह में तो कम मिलने लगेगा ना भाई, उनका जो वेजेस है, दहाड़ी जो उनको मिल रहा है, वेजेस तो कम हो जाएगा, तो उनका वेजेस को कट कर दिया गया, और इसीलिए वो लोग रिवोल्ट करने लगते हैं, और क्या डिक्लेयर कर देते हैं, क्यूविन को गवर्नर, रिवोल्ट करने लगते हैं, इसलिए इस रिवेलियन को रिवेल करने लगते हैं, इसलिए इस रिवेलियन को बोला जाता है क्यूविन्स रिवेलियन। और जो इनके लीडर थे क्यूविन्स, ये खुद को यहाँ का गवर्नर घोषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इस पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन इसको आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जॉन चाइल्ड जो सूरत के गवर्नर थे, ये समझने से थोड़ा सा ना अच्छा रहता है। जॉन चाइल्ड को कंपनी से ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर भेज देता है चार्ल्स वार्ड, जो कि डिप्टी गवर्नर होता है बॉम्बे का, और ये क्या करता है, वेजेस ऑपरेशन कॉस्ट कम कर देता है, जिसकी वजह से वेजेस में बहुत ज़्यादा कटौती हो जाता है, और ट्रुप्स डिक्लेयर कर देता है रिवेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्यूविन बन जाता है गवर्नर। ठीक है, और क्यूविन 1 साल के लिए गवर्नर रहता है 1683 से 1684। फिर ईस्ट इंडिया अच्छा ये भी है, ईस्ट इंडिया कभी उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता उसके पोजीशन को, और ये एक्ट करता है एज ए गवर्नर ऑफ बॉम्बे, क्योंकि जिस लोगों को सैलरी वेजेस नहीं मिल रहा था, उसके सपोर्ट से ये 1 साल तक गवर्नर रहता है, वही चीज़ है। फिर बाद में गवर्नर, ये जो बॉम्बे है, इसका कंट्रोल चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। बीच में ये रिवेलियन का थोड़ा इशू था तो मैंने बता दिया, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा इतना आपको जानना है कि ये रिवेलियन हुआ, जिसकी वजह से फर्स्ट फेज आके ख़त्म हो जाता, दैट्स ऑल। ये रिवेलियन बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको, मैंने सोचा नहीं था कि आपको बताऊं, फिर भी मन किया बता देता, तो चलो ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड फेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे, सेकेंड फेज। थोड़ा सा ऊपर चलो, आपको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। सेकेंड फेज में कौन सा कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होगा, तो चलो देखते हैं सेकेंड फेज में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सेकेंड फेज कब स्टार्ट होता है, 1684 से, और ये चलता कब तक है, 1690 तक, लगभग 6 साल। अब देखो, आपको याद होगा जब आप मद्रास की कहानी पढ़े थे, तो एक चार्टर आता है, चार्टर ऑफ 1683, चार्ल्स सेकंड के द्वारा ग्रांट करा जाता है ये चार्टर, और इस चार्टर से कंपनी को एम्पावर किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू इस्टेब्लिश एडमिरल्टी कोर्ट। और ये कोर्ट आपको याद हो यदि, तो मद्रास में भी ये कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसी चार्टर से, चार्टर ऑफ 1600। चलो मैं एक बार मद्रास वाले पीडीएफ में ले चलता हूँ आपको। ये देखो मद्रास वाला पीडीएफ है, 1683 चार्टर आया था, याद है आपको। और इस चार्टर से, ये चार्टर से क्या इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी, जिनका मेन काम होता था मेरीटाइम केसेस को, मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस को देखना, साथ साथ सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को भी देखती थी ये मद्रास में। सेम चीज यहां भी होगा। चलो
द क्वींस रिवेलियन सरेंडर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके थे ये लोग आइलैंड ऑफ बॉम्बे किसके पास, ब्रिटिश के पास। तो 1684 में देर आफ्टर द कंपनी टुक एवरी पॉसिबल एफर्ट, किस चीज़ के लिए, रेगुलर जुडिशियल सिस्टम हम लोग बना सके, मतलब कंपनी बहुत एफर्ट लगाती है कि अच्छा एक जुडिशियल सिस्टम बॉम्बे में हम लोग बना सके। तो इसके लिए चैप्टर तो आया था, ये चैप्टर तो बोला ही था क्या स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, एडमिरल्टी कोर्ट। तो फाइनली एडमिरल्टी कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। 1684 में एडमिरल्टी कोर्ट स्टैब्लिश हो जाता है इस चैप्टर के अंडर। जैसे सेम गाइडलाइंस जैसा मद्रास में था वैसा यहाँ पे था। इसको क्या इम्पावर करा गया था, क्या डिसाइड करने के लिए भाई, मैरीटाइम, मर्केंटाइल, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। और इस कोर्ट में कितने मेंबर होंगे भाई, 3 मेंबर होंगे। जैसे देखो 1 2 3, जस्ट लाइक दिस, 3 मेंबर होंगे। एक सिविल लॉ एक्सपर्ट होगा, सिविल लॉयर होगा, दूसरा मेंबर मर्चेंट, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट होगा, कंपनी के द्वारा। कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इनको पेमेंट कितना मिलता था, 200 पाउंड्स। और ये कोर्ट कैसे फंक्शन करता था, सेम जैसे कोर्ट ऑफ मद्रास फंक्शंस करता था। और जो चीफ जज होते थे, जैसे मान लो ये बंदा चीफ जज है, तो इसको क्या बोलेंगे, जज एडवोकेट। चीफ जज ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट वाज नोन एज जज एडवोकेट। इन द ईयर 1684 क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक पर्सन को भेजते हैं जिसका नाम था डॉक्टर जॉन। ये इंग्लैंड से आते हैं बॉम्बे और ये सिविल लॉ में एक्सपर्ट थे, ठीक है। तो इसलिए सेंट जॉन को अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए फर्स्ट जज एडवोकेट, मतलब ये होंगे चीफ जज ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ बॉम्बे। तो जैसे मान लो ये बंदा है, इसका क्या नाम होगा, जॉन, सेंट जॉन, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। तो 1684 में अब जज एडवोकेट कौन है, जॉन। कौन है जज एडवोकेट, मींस कोर्ट का ये जो एडमिरल्टी कोर्ट है, ये मान लो ये बंदा है जॉन, ठीक है। और सूरत का गवर्नर कौन है, जॉन चाइल्ड, कंफ्यूज नहीं करना है। जॉन चाइल्ड गवर्नर है और सेंट जॉन एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल एडमिरल्टी कोर्ट का। और ये बंदा जो है गवर्नर है सूरत का। देखो ये जो बंदा था ना जॉन, ये थोड़ा सिंसियर बंदा था, तो ये ऑनेस्ट था सम एविडेंस को लेके, है ना, बेसिकली ये सिंसियर था। तो इसको ना कुछ एविडेंस मिला गवर्नर चाइल्ड के अगेंस्ट। ये जो गवर्नर है ना जो सूरत में बैठता था, उसके अगेंस्ट कुछ थोड़ा चाइल्ड ना करप्ट आदमी था, तो उसके अगेंस्ट इसको सेंट जॉन को कुछ एविडेंस मिला, जिसके वजह से ये ना एक्शन ले लेता है गवर्नर चाइल्ड के अगेंस्ट। तो देखो तुम साला गवर्नर के अगेंस्ट एक्शन लोगे तो गवर्नर शांत थोड़ी बैठेगा यार, वो तो अपसेट होगा ही। तो जॉन चाइल्ड अपसेट हो जाता है, गवर्नर अपसेट हो जाता है। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जॉन चाइल्ड और सेंट जॉन के बीच में। रीज़न क्या था, क्योंकि जॉन चाहता था, जो वो जज एडवोकेट बंदा था, वो चाहता था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहे, और वो चाहता था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। लॉ की नज़र में तुम भले गवर्नर हो लेकिन इक्वल हो तुम लॉ की नज़र में। भले गवर्नर समझे इस बात को, आप ही सोच के देखो, आप गवर्नर बन जाते उस टाइम पे तो आप इस बात को मानते भाई इक्वालिटी, ये क्या होता है इक्वालिटी। तो लेकिन गवर्नर ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता था इक्वालिटी फिक्वालिटी में, और ये बंदा चाहता था कि जुडिशरी जो है वो अलग रहे एग्जीक्यूटिव से। लेकिन ये बंदा क्या चाहता था गवर्नर, कि एग्जीक्यूटिव का जो अथॉरिटी है वो सुपीरियर हो जज जुडिशरी से, है ना। और चाइल्ड चाहता था कि जुडिशरी उसके सब ऑर्डिनेट रहे। तो जॉन चाइल्ड क्या करता है, कॉग्निजेंस ले लेता है और कुछ चार्जेस लग जाता है चाइल्ड के अगेंस्ट, मींस गवर्नर ऑफ सूरत के अगेंस्ट। तो अब इन दोनों बंदे में ना हो गया है प्रॉब्लम।
तो देखो प्रॉब्लम तो हो गया है, अब देखते हैं होता क्या है। जो गवर्नर था ना, गवर्नर चाइल्ड, वो क्या कर देता है, अब जो तुम भाई जिस कोर्ट से तुम उछल रहे हो एडमिरल्टी कोर्ट से, लो तुम्हारा जो जुरिस्डिक्शन है ना वही कम कर देते हैं, तुम्हारा जो पावर है ना उसी को कम कर देते हैं। पहले इसके पास पावर था सिविल, क्रिमिनल प्लस मेरीटाइम और मर्केंटाइल। लो तुम्हारा सिर्फ अब है मेरीटाइम। यदि कोई समंदर में कुछ होता है, समंदर में शिप से जब ये लोग जाते थे इंग्लैंड से इंडिया आते थे, उस केस में यदि शिप से आ रहा है, कोई शिप में लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया या कुछ भी इशू हो गया, उस केस को ही एडमिरल्टी कोर्ट सुन सकता है। लो तुम्हारा पावर ही कम कर दिए, है ना। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो अब तुम जज एडवोकेट हो, लो तुम्हारे पोजीशन से ही तुमको हटा देते हैं। भाई वो गवर्नर है, वो बंदा गवर्नर है। और फिर फाइनली 1687 में जो हेड क्वार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ट्रांसफर हो जाता है सूरत से बॉम्बे। फिर 1688 में जो वॉक्स था डिप्टी गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इसको बना देता है जज एडवोकेट। मींस एडमिरल्टी कोर्ट का जो जज है वो कौन बन जाता है, जो देखो यहां पे एक बार फिर से सुनना, सूरत से ट्रांसफर हो गया बॉम्बे, तो अब बॉम्बे का जो डिप्टी गवर्नर है वो क्या करेगा, खाली बैठा हुआ है ये। तो भाई तुम क्यों खाली बैठे रहोगे, यहाँ पे जो कोर्ट है एडमिरल्टी कोर्ट जो है, इसका तुम जज बन जाओ। अब ड्यूटी पोस्ट तो खत्म हो गया तुम्हारा ना, अब तो यहाँ पे गवर्नर होगा, तो तुम खाली बैठे रहोगे, तुम बन जाओ जज एडवोकेट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेंट जॉन तो हट चुका है उसकी पोजीशन से, तो उसको डिसमिस कर दिया गया है। क्लियरिटी है भाई। चलो 1690 में क्या होता है, बॉम्बे पे अटैक हो जाता है, मुगल एडमिरल सिद्दी याकूब अटैक कर देता है। अब सवाल अब यहाँ पे मुगल सीन में आ गया, तो ये क्यों अटैक करते हैं, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो ये इसीलिए अटैक करते हैं क्योंकि, और इसको ना फर्स्ट एंग्लो वॉर भी बोला जाता है, एंग्लो इंडियन वॉर बोला जाता है, और ये फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वॉर होता है, ऐसा है। इसको ना चाइल्ड वॉर भी बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर कौन था, जॉन चाइल्ड, इसीलिए। और ये स्टार्ट कब होता है, 1686 में। कब तक चलता है, 1690 तक। इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, मुगल का विक्ट्री, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाता है फाइन 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपीज़ का। अब इसका रीज़न देखो, ये जो अटैक करता है सिद्दी याकूब क्यों करता है। जो इंग्लिश फोर्सेस थे ना, वो क्या कर देते हैं, मुगल को ना ब्लॉक कर देते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे, भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पे मुगल को जो है ये लोग कर देते हैं ब्लॉक। जो इंग्लिश का नेवल फोर्स, इंग्लिश का जो नेवी है ना, वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है मुगल को। क्यों, क्योंकि मुगल टैक्स बढ़ा दिए थे इंग्लिश लोगों का, इंग्लिश लोग टैक्स बढ़ा दिए, तो ये लोग क्या कर दिया, लो भाई तुमको पोर्ट पे ही ब्लॉक कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो मक्का से लौट रहे थे, मुस्लिम्स लोग, होली प्लेसेस है ना मुस्लिम्स का, तो मक्का से जो लोग लौट रहे थे उसको भी ये लोग कैप्चर कर लेते थे। आई होप यहां तो कोई क्लियर होगा, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा बैटल हुआ जिसमें मुगल आर्मी को कैप्चर कर लेते थे, जो मुस्लिम्स लोग आते थे मक्का से रिटर्न होते थे उसको कैप्चर कर लेते थे। इसके वजह से फिर मुगल क्या करता है, ये जो मुगल एम्पायर थे औरंगजेब, ये परेशान हो जाते हैं और ये फाइनली पिक्चर में आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज को सीज कर लेते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे मेंबर को अरेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है। और देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ये है वॉक्स, वॉक्स जाता है औरंगजेब, ये है औरंगजेब, औरंगजेब के कोर्ट और माफ़ी मांगता है और फाइनली औरंगजेब माफ़ कर भी देता है। और फिर से ट्रेड का जो फरमान था इन लोगों को, फरमान मीन्स परमिशन, ट्रेड करने का जो परमिशन था इन लोगों को, फिर से परमिशन को रिन्यू कर देता है। और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना पे करना पड़ता है, 1,50,000 रुपीज़, और प्रॉमिस करना पड़ता है कि फ्यूचर में इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा। और इस अटैक के साथ जो दूसरा फेज है, सेकेंड फेज 1684 से 1690 तक, वो भी हो जाता है
खत्म। तो इस फेज में अपन क्या देखें, एक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, दैट इज एडमिरल्टी कोर्ट। उसका भी पावर कैसे कम हो जाता है वो भी आपने देखा, बीच में डिस्प्यूट हो जाता है सेंट जॉन और गवर्नर चाइल्ड के बीच में फ्रॉम 1690 से 16। अब देखो नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा आपका 1718 से 1726, ऑलमोस्ट 8 साल का जो ये थर्ड फेज रहेगा। तो इससे पहले देखो ये खत्म कब हो गया था, 1690 में। सेकेंड फेज जो है ये तो एंड हो गया था 1619 में, और थर्ड फेज स्टार्ट कब होता है, 1718 में। तो ये जो ऑलमोस्ट इधर कितना हो गया, 20 10 30, ये जो ऑलमोस्ट, ऐसे तो 28 साल हुआ, लेकिन ये ऑलमोस्ट 30 ईयर का जो गैप है, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा वो देख लेते हैं। ब्रिटिश रिस्टैब्लिश करता है, ठीक है, बॉम्बे को रिस्टैब्लिश करता है। तब तक 1690 में एक नया जगह सेटलमेंट कर लेता है, कहाँ पे, कोलकाता में। ऑलमोस्ट 30 साल तक जैसा जुडिशरी चल रहा था, ये एडमिरल्टी कोर्ट चल रहा था, वैसा ही चल रहा था। और इस पीरियड को ब्लैक फेज ऑफ बॉम्बे बोला जाता है, क्योंकि 30 साल तक कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ था, जैसे तैसे चल रहा था। फिर आफ्टर 30 ईयर्स इन ईयर 1718 ब्रिटिश क्या करते हैं, ये लोग रिफॉर्म करते हैं, थोड़ा बहुत जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस करते हैं। और फाइनली चेंजेस क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अभी 3 बार मैंने आपको बताया था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कितना बार बनेगा भाई, 3 बार। फर्स्ट फेज में 2 बार और तीसरा फेज में 1 बार। ये फर्स्ट फेज है 1669, 1672 और यहाँ पे 1718। ये ध्यान रखना, ये सब बार किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। फिर कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनता है। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का एस्टैब्लिशमेंट होता है अंडर द इंग्लिश चीफ जस्टिस। अब देखो पहले चीफ जज का क्या नाम होता था, जज एडवोकेट, ये सब चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। और चीफ जस्टिस कौन थे, लॉरेंस पार्कर। ये डेट है, डेट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो कोर्ट होता था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इसमें टोटल कितने जजेस होते थे, 9 जजेस। अब ये जो 9 जजेस होते थे, इसमें से 5 इंग्लिश मैन होते थे, 4 इंडियन होते थे, 3 इंग्लिश जज मिल के क्या बनाते थे भाई, कोरम। और कोरम में इंडियन जजेस, ऑब्वियसली इनको नहीं रखा जाएगा। इंडियन जजेस को किस चीज़ के लिए रखा जाता था, यदि कोई मान लो हिंदू या मुस्लिम्स का मैटर आया, तो उस केस में इंडियन जजेस, क्योंकि कस्टम का नॉलेज तो उनको होता नहीं था, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का, तो वो हेल्प करते थे। देखो इस तरह से 9 जजेस होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 9 जजेस होते थे। और ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जो जुरिस्डिक्शन था, वो ये लोग सारे सिविल केसेस और क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड कर सकते थे। और ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन हाउस का भी काम करता था, जो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो करा सकता है। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कौन सा वाला, 1718 वाला, ठीक है। और कोर्ट मॉडरेट फी भी चार्ज करती थी यदि आपको कोई अपील करना है, ठीक है। और फॉर अपील के लिए कितना रुपीज़, 5 रुपीज़, ठीक है। कोर्ट कितना बार बैठती थी, वीक में 1 बार। और ये जो कोर्ट था, कैपिटल सेंटेंस नहीं दे सकता, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता था। डेथ सेंटेंस कौन दे सकता था, यहाँ पे हेड कौन होता था, अब तो गवर्नर काउंसिल का कोर्ट आ गया ना, तो गवर्नर काउंसिल। गवर्नर काउंसिल क्यों, अब यहाँ पे जो ड्यूटी वाला सिस्टम था वो हो गया खत्म, क्योंकि 1687 में ही तो ट्रांसफर हो गया ना सूरत से बॉम्बे, तो ड्यूटी हो गया खत्म। अब यहाँ पे होगा गवर्नर। और यहां से सारा डिसीजंस कहाँ जा सकता है, गवर्नर एंड काउंसिल के कोर्ट में। और ये जो कोर्ट है वर्क विथ स्पीड और बहुत जस्टिस क्विकली देती थी। और थोड़ा सा ये थोड़ा चीप भी पड़ता था सब लोगों के लिए कोर्ट जाना। ऐसा नहीं था 1672 वाला कोर्ट जैसा, ये वाला कोर्ट जैसा कि जाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाए। ये वाला कोर्ट थोड़ा सा सस्ता था एज कंपेयर टू डैट कोर्ट। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था ये वाला 1718 वाला डिड नॉट यूज जूरी, जूरी के यूज नहीं करते थे, इसीलिए क्या हो जाता था, ये जस्टिस क्विकली हो जाता था। और ये कोर्ट कैसा फॉलो करता था, कस्टम्स ऑफ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम व्हेन दे ट्राइंग देयर केस। ठीक है, ऑब्वियसली मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स लॉ, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, सिंपल है। और ये कोर्ट कब तक काम करती है, 1718 वाला 17, जब तक देखो मेयर कोर्ट नहीं आ जाएगा सीन में। मेयर कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, 1728 में। तब तक 1718 से लेके 1728 तक यही कोर्ट चलेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर चेंज होता है, गवर्नर काउंसिल का ऑफिस भी, ये सब पता है आपको, इसमें नहीं पढ़ना अपने को। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरह से ये सब फैक्ट्री था, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा कुछ स्टैब्लिश कर लिया था। अब कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, आप इसको देखो, एंजॉय करो। जब पीडीएफ आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो और एंजॉय करो। देखो इन सब इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को। इवोल्यूशन ऑफ मुंबई देखो आप, किस तरह से मुंबई इवॉल्व हुआ है 60s में, 1890s में किस तरह से स्टार्ट हो गया था रिक्लेमेशन, उसके बाद आज का बॉम्बे तो आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1690 में दूसरा सेटलमेंट कलकत्ता में कैसे होता है, वो देखेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। लेक्चर बहुत लंबा हो गया आई नो, लेकिन यदि एक बार ये लेक्चर देख लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, कोई कन्फ्यूजन